है गाइस, आज हम लोग बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में कि कूलम्ब्स लॉ होता क्या है। देखिए, क्यों पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ। हम लोग जानते हैं कि जब दो चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे होते हैं तब ये एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। इट मीन्स वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। अब ये जो फोर्स लगाते हैं वो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अगर रिपेल करेंगे तो एक दूसरे को अलग करना चाहेंगे, अट्रैक्ट करेंगे तो वह एक दूसरे को क्या आना चाहेंगे, नज़दीक आना चाहेंगे। समझ रहे हैं? तो इस फोर्स का कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा। और इस फोर्स को कहते क्या है, सबसे पहला बात कि इस फोर्स को कहते क्या है। तो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहा जाता है, जानते हैं। और जब दोनों चार्ज एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो, ध्यान रहे, दोनों चार्ज जब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो तब उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। उसी इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम चेंज हो जाता है और इसका नाम हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। याद रखेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का दूसरा नाम होता है कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब्स फोर्स। अब ये कूलम्ब फोर्स होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कूलम्ब थे कौन। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम्ब। इन्होंने अपना लॉ 1785 ईस्वी में दिया था कि जब दो पॉइंट चार्ज या स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो, एक फाइनाइट डिस्टेंस पर हो, तब उसमें फोर्स जो लगेगा उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस मैग्नीट्यूड को देने के लिए नियम दिया गया। सबसे पहले हम लोग उस नियम को जानते हैं और नियम को जानने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए, ये नियम कहता है, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ the magnitude of force of attraction or repulsion between two point charges or spherically symmetric charges is directly proportional to product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between the center of the charges. And the force always acts along line joining
लाइन joining of the center of the charges। ध्यान दीजिए, ये नियम कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, फोर्स चाहे वह अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, मतलब खींचने वाला फोर्स हो चाहे एक दूसरे को धकेलने वाला फोर्स हो, अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज एकदम स्पष्ट रूप से बतला दिया गया कि ये नियम काम करेगा तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम करेगा, पॉइंट चार्ज के लिए ही काम करेगा। और स्फेरिकली सिमेट्रिक, या तो पॉइंट चार्ज हो या क्या हो, स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज हो। दो प्रकार के चार्ज में ये नियम अप्लाई होगा, किसमें किसमें, या तो पॉइंट चार्ज में होगा चाहे स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज में होगा। और ये जो फोर्स होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज, दोनों चार्ज की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उसके बीच के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चार्ज है, एक चार्ज हम मान लेते हैं कि यहाँ पर है और एक चार्ज मान लेते हैं कि यहाँ पर है। स्फेरिकली मान लिया जाए या मान लिया जाए कि पॉइंट चार्ज हो, तो दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, अगर पॉइंट चार्ज है तो उसके बीच का डिस्टेंस, स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज है तो उसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस मान लिया जाए कितना है, r है। और पहला आवेश पर चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है फर्स्ट बॉडी पर वह Q1 मान लिया जाए और सेकेंड बॉडी पर चार्ज का मैग्नीट्यूड मान लिया जाए Q2। अब ये लॉ कहता है कि ये फोर्स जो अप्लाई होगा एक दूसरे के ऊपर, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड F जो होगा ये Q1 और Q2 पर डिपेंड करेगा, और डिपेंड करेगा किस पर, R पर। और फोर्स हमेशा इस दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के एलोंग होगा, हमेशा किसके एलोंग होगा, लाइन ज्वाइनिंग के एलोंग होगा। समझ रहे हैं। अब इस लॉ का हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि दो चार्ज हम लोग लिए थे, पॉइंट चार्ज या स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज लिए थे। तो ये पहला चार्ज मान लेते हैं और ये क्या मान लेते हैं, दूसरा चार्ज होगा। आप चाहते हैं इसका नाम रख दिया जाए ए और इसका नाम रख दीजिए क्या चीज बी, कुछ भी नामकरण कर सकते हैं आप लोग, नेमली तो कुछ भी, राम रहीम कुछ भी आप रख सकते हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ, जरा समझिएगा नियम क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ, नियम के अनुसार समझना है। क्या कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, मतलब 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज के। यही बोले थे, तो बस लिख दीजिए, जो बात बोला गया उसी को लिख दिया जाए। Q1 इंटू Q2 का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको मान लिया जाए इक्वेशन क्या चीज, फर्स्ट। फिर हमने क्या बोला कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द चार्जेस, उसके क्या होगा। अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो डायरेक्ट लिखेंगे, और जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो 1/, लिखेंगे। समझ रहे हैं। इसको मान लिया जाए क्या चीज, इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया जाए, कंबाइन किया जाए। लिखेंगे कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। समझ रहे हैं। अरे अब 2 भाई है, दोनों भाई काम किया तो गार्जियन के पास दिखाना होगा ना कि दोनों भाई मिल करके क्या किया, तो दोनों को क्या किया, क्या किया गया, यहाँ पर कंबाइन कर दिया गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, Q1 इंटू Q2।
अब बार बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम लोग नहीं देते हैं, इसके जगह पर हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनटू क्या हो जाएगा 1/r²। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, या f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2, अब बाई क्या चीज r²। समझ रहे हैं। अब देखिए एक नियम है और विधि का विधान है और हमारे देश का संविधान है, हंसिए नहीं, समझना है बस यूं ही। विधि का क्या विधान है, साइंस का क्या संविधान है और मैथमेटिक्स का कि समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तब बराबर के जोड़े कांस्टेंट लगाएंगे। मतलब जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका साइन यदि हम रिमूव करेंगे तो इक्वल के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। अब यहाँ पर f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाइए तो क्या लिखेंगे, बराबर इक्वल, इसके साथ कोई ना कोई हम क्या लगा दिए, कांस्टेंट k। अब जो भी बात ऊपर हम लोग लिखे थे लिख दीजिए Q1 इंटू Q2, अब बटा क्या चीज r²। यही एक मैथमेटिकल फॉर्म हमको मिल गया किसका, कूलम्ब्स लॉ का। लिखेंगे दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये कूलम्ब के नियम का क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म है। अब एक यहां पर एक नया वर्ड यहां पर के कांस्टेंट आ गया। ये कांस्टेंट है क्या, लिखेंगे वेयर के इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। के क्या है भाई, तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है और इसका वैल्यू एंड इट्स वैल्यू, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू, कांस्टेंट है तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो वैल्यू इसका डिपेंड करता है मीडियम पर जिसमें चार्ज रखा हुआ होता है, एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन मीडियम ऑफ द चार्जेस, मीडियम ऑफ द चार्जेस। और इसका वैल्यू जो होता है वो चार्ज के मीडियम पर डिपेंड करता है कि आखिर चार्ज किस मीडियम में रखा हुआ है। समझ रहे हैं। और हर मीडियम के लिए अलग अलग होता है। फॉर एनी मीडियम, फॉर एनी मीडियम, फॉर एनी मीडियम, किसी भी मीडियम के लिए फॉर्मूला होता है k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। याद रखना है k का क्या वैल्यू होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, जहां एप्सिलॉन को उस मीडियम का परमिटिविटी कहते हैं। एप्सिलॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, ई मत पढ़ जाइए इसको, ई क्या लिखा हुआ है, ई नहीं है, ये एप्सिलॉन लिखा हुआ है और एप्सिलॉन को उस मीडियम का हम लोग परमिटिविटी कहते हैं। अब देखिए, अब हम लोग अगला लेक्चर जो होगा हम लोगों को आएगा वो स्पेशल किस पर ओरिएंटेड होगा, इसी पर, परमिटिविटी पर ही ओरिएंटेड होगा। आज हम लोग को का फुल्ली क्लास जो है वह डिपेंड ओरिएंटेड है किस पर, कूलम्ब्स लॉ पर। फिलहाल आप लोग इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, तो हम लिखेंगे ये फॉर्मूला है, के का वैल्यू कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन बोलेंगे। अब एक फिर नया बात आ गया कि एप्सिलॉन भाई क्या है, तो लिखेंगे वेयर एप्सिलॉन इज परमिटिविटी, of the medium in which the charges are placed, जिसमें वो आवेश क्या किया हुआ हो, रखा हुआ हो, उस मीडियम का परमिटिविटी कहते हैं। समझ रहे हैं। अब देखिए,
तो हर मीडियम का परमिटिविटी क्या होगा, अलग अलग होगा। परमिटिविटी क्या है, बस थोड़ा इंतजार कीजिए नेक्स्ट लेक्चर का। फिलहाल जानिए कि इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। अब देखिए जैसे जैसे मीडियम कोई ना कोई आएगा वैसे वैसे परमिटिविटी बढ़ते जाएगा। परमिटिविटी जो होता है वो फोर्स का अपोज करता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस में होता है, वैक्यूम में होता है या निर्वात में होता है, सॉरी वैक्यूम में होता है या फ्री स्पेस में होता है या एयर में होता है। एयर में कुछ ना कुछ वैल्यू डिफर कर जाता है, लेकिन इतना कम डिफर करता है कि हम दोनों को क्या मान लेते हैं, सेम मान लेते हैं। इन एयर और फ्री स्पेस, एयर में हो या फ्री स्पेस में हो, कहने का अर्थ है कि हवा हो चाहे निर्वात हो, दोनों ही जगह हम लोग एप्सिलॉन को इंडिकेट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। क्या चीज से, एप्सिलॉन नॉट से। इसी एप्सिलॉन को हम लोग क्या चीज से इंडिकेट करेंगे, एप्सिलॉन। जहां भी एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ देखिए, इसका मतलब समझिए कि लिखा हुआ है परमिटिविटी या तो एयर का या वैक्यूम का। वेयर एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जहां एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री स्पेस का परमिटिविटी बोलते हैं। परमिटिविटी को हिंदी में विद्युतशीलता कहा जाता है। अब देखिए एंड एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद रखना है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। देयरफॉर, इसीलिए अब तो हम k का भी वैल्यू निकाल सकते हैं कि k का वैल्यू क्या होगा। इन एयर लिख देंगे देयरफॉर इन एयर और फ्री स्पेस, क्योंकि हम लोग पहले से ही जान चुके हैं कि एयर और फ्री स्पेस में लगभग वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। एयर और फ्री स्पेस के बराबर होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो हम लोग जान चुके हैं, एप्सिलॉन नॉट। मीडियम होगा तो एप्सिलॉन और फ्री स्पेस होगा तो क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। यहां पर हो जाएगा k = 1/4। अच्छा एक बात बतलाइए, पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह लिखेंगे k = 1/, जब आपको यहां से यहां तक मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमको याद है कि मल्टीप्लाई कितना होता है। आप चाहे तो इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर लीजिएगा अपना से भी, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, चेक करना आपका काम है। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 111.156 इंटू 10⁻⁻12। अब देखिए ये फ्रैक्शन बदल जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और ऊपर क्या चीज, कूलम स्क्वायर। और जब एक में आप भाग दीजिएगा तो इसका डिवीजन होगा 0.0089996। अब देखिए एक बात याद रखिए, नीचे यदि 10⁻⁻- में लिखा हुआ या किसी का भी पावर यदि नीचे माइनस में लिखा हुआ हो तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, याद रखना है। तो इतना यहां पर कितना लिखेंगे, 10⁻+12 न्यूटन मीटर स्क्वायर
और पर क्या हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर। अब देखिए, अब हमको ये साइंटिफिक फॉर्म कहता है कि हमेशा पॉइंट एक नॉन जीरो डिजिट के बाद ही देना है। तो जब हम यहाँ पर पॉइंट देंगे तो ये हो जाएगा 8.996 इंटू 10⁻12। और जितना पॉइंट आगे लिखेंगे उतना पावर को हम लोग माइनस कर लेते हैं। माइनस में कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3 पावर माइनस कर लीजिए कितना 3 इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब पर क्या हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर देखिएगा। अब देखिए 8.996 है, क्या इसको लिखा जा सकता है k इज अप्रोक्स इक्वल टू, k कहीं वैल्यू आ रहा है कितना होगा 8.996 है, क्या इसको लिखा जा सकता है 9 अप्रोक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 - 3, ये हो जाएगा 9 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। और पर क्या चीज़ कूलम्ब स्क्वायर। अब आप अभी से याद कर लीजिए कि जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा तो हम दो फॉर्मूला का यूज करेंगे। सबसे पहला होगा, आप पहले ऐसा कीजिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बतलाते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जब भी दो चार्ज के बीच फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होगा तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे F इक्वल टू कूलम्ब फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई क्या चीज R स्क्वायर। इन एयर और फ्री स्पेस कंडीशन अप्लाई है, K का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब पर क्या चीज कूलम्ब स्क्वायर। समझ रहे हैं। तो आप बस इतना आप लोगों को याद रखना है और इसी के हेल्प से हम लोग मैक्सिमम न्यूमेरिकल को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। तो आप लोग इसको नोट कीजिए और इसके बाद एक न्यूमेरिकल, एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे रहे हैं, आप उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। समझ रहे हैं। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझना है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। क्वेश्चन है सिंपली 2 पॉइंट चार्जेस of magnitude 20 microcoulomb and 40 microcoulomb respectively separated by a distance of 20 centimeter in air, then obtain magnitude of coulomb force act between them। क्वेश्चन कहता है कि 2 पॉइंट चार्ज है, एक यहां पर मान लिया जाए और एक यहां पर, कुछ डिस्टेंस पर अलग है। अब कहता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ था, कोई एक Q1 होगा, दूसरा को मान लिया जाए Q2 होगा, बीच का डिस्टेंस क्या मान लिया जाए R होगा, जैसा कि हम लोग कूलम्ब के नियम में पढ़े थे। अब जरा बताइए Q1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 20 माइक्रोकूलम्ब, 20 माइक्रोकूलम्ब। Q2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, Q2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, दे करके भाई बोलना है, कितना है 40 माइक्रोकूलम्ब। और उसके बीच का सेपरेशन दिया हुआ है R इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब जरा बताइए कि क्या फोर्स क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अब बाई क्या चीज R स्क्वायर। डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, लेकिन जैसे ही डायरेक्ट सॉल्व कीजिएगा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। K का वैल्यू हम लोग जानते हैं 9 इंटू 10⁻9। आपको करना क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहे, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, आपको क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहे, सबसे पहले उसको एसआई यूनिट के रूप में चेंज कर लेना है। अब जरा बताइए ये 20 माइक्रोकूलम्ब है, क्या चार्ज का यूनिट माइक्रोकूलम्ब होता है, नहीं कूलम्ब होता है। तो माइक्रोकूलम्ब को क्या चीज में चेंज कर देंगे, कूलम्ब में चेंज कर देंगे। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, लेकिन दिया हुआ क्या चीज में है, सेंटीमीटर में। तो पहले क्या चीज में चेंज कर देंगे, इसको मीटर में चेंज कर देंगे। क्लियर। अब देखिए हर यूनिट के आगे कुछ ना कुछ प्रीफिक्स लिखा हुआ है, इस प्रीफिक्स का वैल्यू पहले आप लोग जान जाइए,
ताकि आप लोगों को बनाना क्या हो जाए, सिंपल हो जाए, आसान हो जाए। तो हम कुछ ऐसा प्रीफिक्स का नाम लिख देते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए अगर इस तरह से लिखा हुआ हो म्यू, तो इसको पढ़ते हैं माइक्रो। क्या पढ़ेंगे इसको? माइक्रो। इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻⁻⁶। याद कर लेना है, जहां भी आप माइक्रो देखिएगा इतना वैल्यू प्लेस कर दीजिएगा। जहां एम लिखा हुआ हो ऐसा यूनिट से पहले, तो इसको पढ़ते हैं मिली। क्या पढ़ेंगे इसको? मिली पढ़ेंगे, और इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻³ जहां भी ऐसा यूनिट के पहले सी लिखा हुआ हो, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं सेंटी, और सेंटी का वैल्यू होता है 10⁻⁻²। जहां भी ऐसा यूनिट के पहले डी लिखा हुआ हो, तो पढ़ेंगे इसको डेसी, इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻⁻1। अगर कैपिटल डी लिखा हुआ हो या डी ए लिखा हुआ हो, तो इसको पढ़ते हैं डे का। क्या पढ़ेंगे? डे का पढ़ेंगे, और इसका वैल्यू होता है 10⁻+1। अगर एच लिखा हुआ है तो पढ़ेंगे इसको हेक्टो, और हेक्टो का वैल्यू होता है 10⁻²। अगर के लिखा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे किलो, और किलो का वैल्यू होता है 10⁻3। अगर कैपिटल एम लिखा हुआ है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे मेगा, और मेगा का वैल्यू होता है 10⁻6। 10⁻⁻6 से 10⁻+6 आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद भी कर लीजिएगा साथ साथ, ताकि जब भी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट वहां पर वैल्यू प्लेस कर सके। अब जरा बताइए यहां पर कितना होगा? 2 × 10⁻। अब देखिए जितना जीरो उतना 10⁻। अब जरा बताइए कि 2 × 10⁻ कितना लिखे? कितना जीरो है? एक जीरो है, तो एक जीरो है तो 10⁻ कितना होगा? 1। उसके बाद क्या है? माइक्रो। अब उधर से देख के जरा बतलाइए माइक्रो का वैल्यू कितना है? 10⁻⁻6 कूलम। कूलम है तो कूलम लिख दिए। अब इसको क्या हम लिख सकते हैं? 2 × 10⁻6 -6 अब +1 -5। अब कूलम है ऐसा यूनिट तो लिख दिए कूलम। उसी प्रकार से क्या इसको लिखा जाता है? लिखा जा सकता है 4 × 10⁻ कितना? एक जीरो तो 1, माइक्रो तो 10⁻⁻6, कूलम तो कूलम कितना हो जाएगा? 4 × 10⁻1 -6 -5 कूलम। आर का वैल्यू कितना होगा? 2 × 10⁻। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम दिए हैं, क्वेश्चन कोई भी हो तरीका यही होगा सॉल्व करने का, समझ रहे हैं? अब देखिए ये हो जाएगा 2 × 10⁻1 × 10⁻, फिर क्या लिखा हुआ? सी। यूनिट से पहले है तो सी को क्या पढ़ेंगे? सेंटी। आई तो मीटर है तो सेंटीमीटर। सेंटी का वैल्यू कितना होता है जरा बताइए ना? 10⁻⁻2, तो लिखेंगे 10⁻⁻2 मीटर। ये हो जाएगा 2 × 10⁻1 मीटर। बस वैल्यू प्लेस कीजिए और आंसर। अब जरा बताइए के का वैल्यू हम लोग कितना पढ़े हैं? 9 × 10⁻9। Q1 का वैल्यू कितना आया है? 2 × 10⁻5। Q2 का वैल्यू कितना आया है? 4 × 10⁻5। और R का वैल्यू आ गया है 2 × 10⁻1 का क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, यहां पर सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहां पर लिखेंगे हम लोग F = होगा 9 × 2 × 4 डिजिट का गुना एक साथ इंटू 10⁻। यहां पर कितना है? 9। अब -5 कितना हो जाएगा? -10। अब बाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10⁻- 1 का स्क्वायर -2। अब जरा बताइए 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। ये हो जाएगा 9 दूना 18 गुने 10 के पावर, यहां पर कितना बचेगा? -1 और नीचे से पावर ऊपर जाएगा तब प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 18 × 10⁻+1, इट मीन्स 180। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है? लास्ट में लिख देंगे न्यूटन, या आप सबका यूनिट लिखिएगा तो लास्ट में यूनिट कर करके क्या आएगा? न्यूटन ही आएगा। तो हमको पूरा विश्वास है कि क्वेश्चन कैसे बनाया गया है आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई परेशानी है तो इसको एक बार रिकैप करके जरूर देख लीजिएगा, 100% आएगा समझ में।
अब देखिए क्वेश्चन दिया कैसे जाएगा, अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो तो या तो आपको Q1 दिया जाएगा और Q2 दिया जाएगा, R दिया जाएगा, तो आपको कहा जाएगा कि फोर्स क्या होगा बताइए, या F दिया जाएगा, R दिया जाएगा तो Q पूछा जाएगा। कोई 3 इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, चौथा फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा। अब हम लोग कूलम्ब के नियम का वेक्टर फॉर्म देखेंगे, तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सदिश रूप इसका क्या होता है। समझ रहे हैं? तो नोट कीजिए, पहले नोट किया जाए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कूलम्ब के नियम का वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। हम लोग कहते हैं कि दिशा के साथ कूलम्ब के नियम के निरूपण को हम लोग कूलम्ब के नियम का सदिश रूप कहते हैं। हम लोग बोलते हैं कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ with direction is known as vector form of कूलम्ब्स लॉ। अब प्रश्न है कि यहां तो डायरेक्शन है, डायरेक्शन में एन कम दिखाई दे रहा है सर। कहाँ बाबू? लास्ट में वही लाइन, यहाँ पर ये डायरेक्शन लिखा हुआ है, डायरेक्शन दिखाई दे रहा है। अब देखिए, तो दिशा को निरूपित करने के लिए, दिशा को रिप्रेजेंट करने के लिए, डायरेक्शन को बतलाने के लिए हम लोग को यूनिट वेक्टर जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यूनिट वेक्टर होता क्या है। यूनिट वेक्टर विशेष यदि आप जानना है तो आप वेक्टर चैप्टर पढ़िएगा, उसमें बतलाया गया है। वेक्टर का भी वीडियो डाला हुआ है, आप जा करके उसका प्लेलिस्ट से देख सकते हैं या इसका सर्च भी कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उसका लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दें। देखिए, यूनिट वेक्टर को इंडिकेट किया जाता है एन कैप से, याद रखना है। यूनिट वेक्टर को क्या चीज़ से इंडिकेट करेंगे बाबू? एन कैप से। और एन कैप बराबर फॉर्मूला होता है वेक्टर ए बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। समझ रहे हैं? अब ये कैसे लिखा गया, जरा इसको समझते हैं। ये लिखा हुआ है क्या चीज? वेक्टर ए। समझ रहे हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। तो अब तो यहाँ तो क्या हो गया? डायरेक्शन समाप्त हो गया। तो मैग्नीट्यूड इनटू क्या हो गया? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन हो गया। तो इसी से फॉर्मूला बन गया, इधर गुना तो इधर आ गया तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। एन कैप इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर ए बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, या इसी को लिख सकते हैं वेक्टर ए बाई सीधे क्या चीज? ए। डायरेक्शन नहीं है तो समझ जाना है क्या लिखा हुआ है? मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ हो ए का एन कैप, तो ए का एन कैप मतलब ये भी यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है। समझ रहे हैं? और इसका फॉर्मूला होगा सेम, वेक्टर ए अब बाई क्या चीज? ए। समझ रहे हैं? अगर लिखा हुआ हो वेक्टर आर, आर का एन कैप, तो फॉर्मूला क्या होगा? वेक्टर आर बाई आर, या लिख सकते हैं वेक्टर आर बाई वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। दोनों से कोई भी बात लिखा जा सकता है। चलिए अब कूलम्ब के नियम का हम लोग सदिश रूप देखते हैं।
देखिए, मान लिया जाए कि एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, ये प्लस है, और एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, कुछ डिस्टेंस पर पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज तो दो प्रकार से हो सकता है, या तो दोनों सेम चार्ज होगा या दोनों अपोजिट चार्ज होगा। सॉरी, एक प्लस होगा तो एक दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। तो यदि अपोजिट चार्ज हो तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और यदि सेम चार्ज हो तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और दोनों इस सेंटर के लाइन ज्वाइनिंग पर लगेगा फोर्स। समझ रहे हैं? प्लस है, ये मान लिया जाए कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, Q1, और इसका है कितना, Q2, दोनों पॉजिटिव है, और उसके बीच का डिस्टेंस मान लिया जाए कितना है, R है, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है। अब एक बात बतलाइए, ये पहला चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है, तो पहला चार्ज दूसरा पर जो फोर्स लगाएगा उसको कहा जाता है फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट। क्या बोलेंगे उसको, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, और इसको बोला जाता है फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड। रिपेल कर रहा है, अगर अपोजिट रहता तो ये इधर लगता और ये इधर लगता है। क्लियर? अब प्रश्न है कि डायरेक्शन किधर होगा, तो यदि हम R इधर से इधर ले, फर्स्ट से सेकेंड की ओर, अगर इधर से पहला से दूसरा की ओर जाए, पहला से दूसरा की ओर, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर R21। क्या बोलेंगे इसको, वेक्टर R21, और पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखते हैं वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। और यदि इधर से इधर आए, सेकेंड से फर्स्ट की ओर, तो इसको लिखेंगे वेक्टर R12, और R12 इक्वल टू होता है, चलिए यहां से लिखते हैं, अगर इधर से इधर आए तो इसको हम लिखते हैं वेक्टर R12, और वेक्टर R12 बराबर होता है वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, पोजीशन वेक्टर के रूप में। अब ये होता कैसे है, जरा इसको समझ लीजिए। हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े थे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही क्रम में दो सदिशों को निरूपित करे तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। If two sides of a triangle represents two vector in the same order, then third side of the triangle represented resultant of the vector। जैसे अगर ये मान लिया जाए वेक्टर A है और ये वेक्टर V है और ये वेक्टर C है, तो यहाँ पर वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल टू होगा क्या चीज के, वेक्टर C के। क्यों? अभी देखिए, ये दोनों किस में है, सेम ऑर्डर में है, और ये किस में है, रिवर्स ऑर्डर में है, तो रिवर्स ऑर्डर वाला हमेशा रिजल्टेंट होगा। समझ रहे हैं? अगर मान लिया जाए कि ये तीर का निशान जो है, यहां पर जो एरो का साइन जो है, ये हम बदल दे, इस तरह से कर दे, इस तरह से कर दिया जाए, इसको जैसे है वैसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे। समझ रहे हैं? फिर वही बात ए बी और क्या चीज सी, इसका नाम ए रख दिया जाए, बी रख दिया जाए, और इसका नाम क्या रख दिया जाए, सी रख दिया जाए। अब देखिए सेम ऑर्डर में कौन है, एक तो ये है, देखिए जहां से शुरू कर रहे हैं, है ना, ये सेम ऑर्डर में लिखा हुआ है, और ये क्या चीज है, रिवर्स ऑर्डर में। तो यहां पर होगा वेक्टर सी प्लस वेक्टर वी इक्वल टू क्या चीज, वेक्टर ए। समझ रहे हैं? कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए, इसी का हेल्प लेकर के अब हम लोग एक पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि दो पॉइंट है यहाँ पर, एक पॉइंट का नाम रख दिया जाए 1 और एक दूसरे पॉइंट का नाम क्या रख दिया जाए, 2, और इसका ऑरिजिन से डिस्टेंस जो है, पोजीशन जो है, अब देखिए ऑरिजिन क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या चीज है, जेड एक्सिस है। तो पहला का जो पोजीशन है ऑरिजिन से, इसको हम लोग जनरली क्या चीज से इंडिकेट करते हैं, R1 से। याद रखना है। चलिए कलर हम चेंज कर देते हैं। पहला का जो पोजीशन है उसको इंडिकेट करेंगे क्या चीज से, R1 से, और दूसरा के पोजीशन को इंडिकेट करते हैं क्या चीज से,
R2 से, समझ रहे हैं। और हमेशा ऑरिजिन से उस पॉइंट की ओर डायरेक्शन को इंडिकेट किया जाता है। क्लियर। अब इस ऑरिजिन को इंडिकेट करते हैं क्या चीज से, O से या 0 से इंडिकेट किया जाता है। चलिए 0 हम लोग मान लेते हैं, 0 1 2। अब यदि हम डायरेक्शन ले 1 to 2, 1 से 2 की ओर, तो यहां पर और इसको इंडिकेट किया जाए क्या चीज से, R से, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 से 2 की ओर जा रहे हैं, 1 से 2 की ओर, तो क्या लिखेंगे, वेक्टर R2 1 नहीं लिखेंगे। देखिए यहां पर 1 से 2 की ओर, तो क्या लिखेंगे, R2 1, और 2 से 1 की ओर, तो वेक्टर R2 R1 2। अब जरा यहां पर देखिए इन ट्रायंगल यहां पर दिखाई दे रहा है बाबू, नीचे, अच्छा यहां पर दिखाई दे रहा है तुम लोग को, सोनू समझ में आ रहा है, नहीं बोल रहा है बुआ। अब देखिए इन ट्रायंगल यहां पर समझना है 0 1 2 में, 0 1 2 देख रहे हैं, किस ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं, 0 1 2 में। एक बात बतलाइए, यहां से आगे यदि हम यहां तक आए तो ये सेम ऑर्डर में लिखा हुआ है ना, तो क्या लिखेंगे, यहां पर हो जाएगा O 0 1 वेक्टर 0 1 प्लस वेक्टर 1 2 इक्वल टू होगा वेक्टर क्या चीज 0 2। अब एक बात बतलाइए, यहां से यहां तक हम लोग क्या लिखे हैं, R1 लिखे हैं ना, तो लिखेंगे वेक्टर क्या हो जाएगा R1, अब प्लस क्या हो जाएगा वेक्टर R2 1 इक्वल टू क्या होगा वेक्टर R2। क्या इसको लिखा जा सकता है, वेक्टर R21 बराबर R2 माइनस क्या चीज R1। इसी बात को हम शॉर्ट में बतलाए थे कि R21 हो, देखिए R21 बराबर क्या आ गया, R2 माइनस R1 आ गया ना, तो क्या लिखेंगे R21 हो तो R2 माइनस क्या होगा R1 पोजीशन वेक्टर के रूप में, अगर R12 रहे तो क्या लिखेंगे R1 माइनस R2। समझ रहे हैं। चलिए आप चाहते हैं तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम कुछ मिटा करके और कुछ नया टर्मोलॉजी आप लोगों को समझाते हैं, नोट कीजिए। अब देखिए कूलम के नियम को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे विथ डायरेक्शन। तो एक बात बताइए सर, हम लोग जानते हैं बाय कूलम्स लॉ, समझना है एकदम इजी है, समझ गए तो इजी है और ना समझिए तो लगातार बिजी रहिए। देखिए हम लोग जानते हैं F इजक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अब बाई क्या चीज R², यही ना पढ़े थे। यदि हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, वेक्टर F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अब बाई क्या चीज R²। अब तो यहाँ तो हम डायरेक्शन दे दिए, यहाँ डायरेक्शन नहीं ना दिए, तो इस डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या देते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसके फॉर्म में देंगे, हम लोग R के फॉर्म में देंगे, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यूनिट वेक्टर R, कोई दिक्कत। अब एक बात बतलाइए, क्या इसको लिखा जा सकता है, वेक्टर F इज इक्वल टू K इंटू, अच्छा एक बात बतलाइए सबसे पहले यहाँ पर समझिए पहले। अब यहाँ तो दो प्रकार का फोर्स है, एक है F12, एक क्या लिखा हुआ है A12 और दूसरा लिखा हुआ है F21। तो हमको तो वेक्टर के फॉर्म में कोई एक ही फोर्स का कैलकुलेशन करना होगा, समझ रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहां पर लिखा जाए, अच्छा चलिए एक लाइन हम मात्र आगे बढ़ा देते हैं, उसके बाद हम F12 या F21 का चर्चा करेंगे। तो एक बात बताइए, यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, वेक्टर F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई क्या चीज R²। यूनिट वेक्टर क्या है R, यूनिट वेक्टर R के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R बाई R लिख सकते हैं। ये हो जाएगा वेक्टर R अब बाई क्या चीज R, समझ रहे हैं। ये हो जाएगा वेक्टर F
इज इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू क्या चीज आर, ये क्या हो जाएगा आर क्यू इंटू यूनिट वेक्टर आर। सिमिलरली इसी प्रकार हम लिखना चाहते हैं वेक्टर, कोई एक फोर्स ले लीजिए, हम लिखना चाहते हैं F12, तो F12 बराबर क्या होगा बाबू जरा बताइए, फॉर्मूला इधर लिखा हुआ है, ये हो जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई, अब इधर आ रहा है किधर से, दूसरा से पहला की ओर, तो दूसरा से पहला की ओर आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस को, सेपरेशन को R21, यहां पर हो जाएगा R21, समझ रहे हैं ना, R21 का होल क्यू इंटू R21, क्लियर। सॉरी ब्रो, R21 नहीं होगा, यहां पर F12 जो है इक्वल टू होगा K इंटू Q1 इंटू Q2, अब बाई इधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है, तो इधर से इधर यहां ना है डसन, ये क्या दिया हुआ है R12 का क्या हो जाएगा होल क्यू इंटू वेक्टर R12, एंड अगर हमको लिखना होगा F21 तो F21 बराबर क्या हो जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2, अब बाई, अब तो F21 इधर से इधर जा रहा है, तो इधर से इधर जा रहा है तो क्या लिखेंगे हम लोग, डिस्टेंस को R21 का Q इंटू वेक्टर R21, यही सदिश रूप है। यहां जो हम लोग लिखे हैं फोर्स का फॉर्मूला, ये और ये दोनों क्या है, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है तो हम ऊपर लिख देते हैं, यहां पर देख लीजिए, हो गया सर, दिखाई दे दिया, समझ में आ रहा है, कोई परेशानी नहीं है, तो हम लिख सकते हैं, यहां पर लिख दीजिए नीचे चाहे ऊपर, दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, क्लियर। अब देखिए क्या, ऊपर लिख दीजिए, ऊपर लिख दे, ठीक है, F21 लिखना हो तो F21 इक्वल टू क्या होगा K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R21 का होल क्यू इंटू वेक्टर R21, क्लियर। और यदि पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखा हुआ हो, यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखना हो, तब वेक्टर F21 बराबर होगा K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई, अब R21 को जरा देखिए, R21 को हम लोग क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1, तो यहां पर लिख देंगे R2 माइनस R1 का होल क्यू, मैग्नीट्यूड के रूप में लिखा हुआ है, या यहां से यदि क्लियर नहीं हो रहा हो तो लिख दीजिए वेक्टर R2 माइनस R1 मॉडुलस लगा करके क्या चीज Q इंटू वेक्टर R2 माइनस R1 इंटू क्या हो जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, क्लियर। उसी प्रकार से हम लोग फोर्स F12 का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, जरा यहां पर लिख देते हैं, यहां पर लिख लीजिए, बताइए हमको लिखना हो F12, तो F12 बराबर क्या हो जाएगा बताओ तुम लोग, बुआ सोनू मोनू, K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई क्या होगा R1 माइनस R2 का मॉड का Q इंटू क्या होगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। एक बात जान लीजिए, जब भी हम लोग को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा तो हम लोग इस वेक्टर फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, जो हम लोग जो स्केलर फॉर्म पढ़े थे F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, यहाँ पढ़े थे ना हम लोग। जनरल फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई क्या चीज R स्क्वायर।
इसी का यूज करेंगे, क्योंकि इसको यूज करना क्या है, आसान है। हाँ, इसको यूज करना डायरेक्शन के साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसीलिए हम लोग यूज इसी का करेंगे और डायरेक्शन हम लोग बाहर से देख लेंगे। सर मॉडुलस वाला में भी वेक्टर लगेगा? हाँ, मॉडुलस वाला में भी वेक्टर लगेगा। अगर वेक्टर नहीं लगा रहे हैं तो मॉडुलस देने का कोई ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं। तो मॉडुलस के अंदर वेक्टर देना जरूरी है। मॉडुलस क्यों दिया जा रहा है, इसलिए दिया जा रहा है कि हम यहाँ पर डायरेक्शन को देख नहीं रहे हैं, और डायरेक्शन को देखने के लिए हम यहाँ पर क्या लगा दिए, वेक्टर लगा दिए। मॉडुलस हटा देंगे तो डायरेक्शन नहीं देंगे। हाँ, मॉडुलस यदि यहाँ पर हम हटा देते हैं तो सीधे हम लोग लिख सकते हैं R1 माइनस R2 का होल क्यूब। क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखते हैं जो बोर्ड लेवल का है, और एक दो प्रॉब्लम देखेंगे जो जेईई मेंस लेवल का होगा। क्लियर, नोट कीजिए। अब एक क्वेश्चन दिया जाए, ऑब्टेन ग्राफ बिटवीन F and R, force and separation for Coulomb force। अब देखिए, Coulomb फोर्स के लिए जब ग्राफ खींचा जाएगा डिफरेंट पॉइंट को मान करके, तो इसका ग्राफ ऑब्टेन होगा एक पैराबोलिक। कैसा ग्राफ ऑब्टेन होगा, पैराबोलिक। कहने का अर्थ है कि जैसे जैसे हम, चलिए किसी एक एक्सिस पर हम लोग मान लेते हैं फोर्स है, या कोई एक एक्सिस पर मान लेते हैं क्या चीज़ है, आर है। जैसे जैसे हम लोग सेपरेशन को बढ़ाएंगे, देख रहे हैं, वैसे वैसे फोर्स क्या होगा, तेजी से घटेगा। घटेगा नहीं, क्या चीज से घटेगा, तेजी से घटेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आर को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, आर को डबल कर दिया जाए, तो फोर्स जो होगा वह क्या होगा, नया फोर्स जो होगा वह पुराना फोर्स का 4 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। अगर आर को डबल करेंगे तो फोर्स कितना टाइम घट जाएगा, 4 टाइम घट जाएगा। कैसे घटेगा, इसको जरा समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है, K इंटू Q1 इंटू Q2, अब बाई क्या चीज़, आर स्क्वायर। इक्वेशन मान लिया जाए क्या चीज़, फर्स्ट। F डैश इक्वल टू, बाकी तो सब इंफॉर्मेशन सेम होगा, K इंटू Q1 इंटू Q2, अब बाई आर को क्या किया गया है, यहाँ पर डबल किया गया है, तो क्या हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर। इक्वेशन क्या चीज़, सेकेंड। आप अपने सुविधा अनुसार फर्स्ट बाई सेकेंड कीजिए या सेकेंड बाई फर्स्ट कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा f बाई क्या चीज़, f डैश इज इक्वल टू, देखिए पूरा से पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1/2, 2 जा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f डैश जो होगा, हाँ 1/4 नहीं है, वह फोर्थ फ्रैक्शन किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4f डैश इक्वल टू हो जाएगा 4, और f डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, f/4। कहने का मतलब फोर्स जो है वो 4 टाइम क्या किया, डिक्रीज कर गया। क्लियर। उसी प्रकार से यदि हम इफ r को हम लोग हाफ कर देंगे, जब r को हम हाफ कर देंगे तब फोर्स जो होगा वह पुराना फोर्स का कितना हो जाएगा, 4 टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज नहीं करेगा, यहां पर इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर। तो ये ग्राफ जो होता है वो फोर्स और सेपरेशन के बीच कूलम्ब फोर्स के लिए ऐसा ही ग्राफ प्राप्त होता है। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, पर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, वीडियो भी बहुत लंबा जा रहा है। न्यूमेरिकल के लिए एक नया वीडियो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, अगले लेक्चर में। तो बस आप लोग पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।